हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की जो 12th बोर्ड सीबीएसई के लिए जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की है उसका सेकंड लेक्चर आज। इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पीवाईक्यू है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आगे से आगे शेयर करिए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, Which type of the following cells has a constant voltage throughout its life? कहने का मतलब ऐसा कौन सा सेल है जिसकी मतलब उसकी लाइफ में उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, सॉलिड और जो प्योर लिक्विड वगैरह जो भी होते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज क्या मानते हैं, वो नेग्लिजिबल मानते हैं नॉर्मली। तो वही चीज़ अपने को देखना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास में मर्करी सेल है, इस मर्करी सेल के अंदर जो आपके पास Hg लिक्विड रहेगा, बाकी कंपोनेंट जिंक वगैरह या HgO वगैरह क्या रहेगा आपका सॉलिड रहेगा। तो यहाँ पे इनकी सबकी सॉलिड और लिक्विड वाला जो पार्ट है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज होगी नहीं, तो इसका जो वोल्टेज रहेगा आपके पास में थ्रू आउट द लाइफ वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब है वो है आपका मर्करी सेल। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कोलराउस लॉ के ऊपर बेस्ड है। कोलराउस लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या करता है कि इन्फिनिटी डाइल्यूशन जब आप कर देते हो, मतलब जब आप डाइल्यूशन अगर मैक्सिमम कर देते हो, मतलब कितना इन्फिनिटी, तो वहां पे क्या होगा, आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, नेग्लिजिबल या जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल या फिर जीरो। तो उस टाइम पर क्या कर सकता है, आपके पास में जो आयन से वो फ्रीली मूवमेंट करेगा, तो जितना फ्रीली मूवमेंट करेगा उसकी जो एक्चुअल आयनिक मोबिलिटी वो आएगी, तो वहां से कंडक्टेंस की उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको ऑब्टेन हो जाएगी। अब इसमें करते क्या है कि जैसे दो टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे हैं आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो आप लोग 1 एज्यूम करते हैं, तो मतलब ये पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा, जब आप डाइल्यूशन करोगे ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे। आयंस अगर इंक्रीज होंगे तो आपके पास में क्या होगी, जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, लिमिटिंग जो भी ले रहे हो मोलर या इक्विवेलेंट दोनों में से, वो भी इंक्रीज करेगी, रैपिडली इंक्रीज करेगी। आयंस का नंबर बढ़ रहा है, आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। मतलब दोनों चीज हो रही है यहाँ। तो ज्यादा जो चेंजेज होंगे वो किसके लिए होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, इसने पूछा है स्टेट कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स। दो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दे रखे हैं ए एंड बी, आर डाइल्यूटेड, मतलब इनको डाइल्यूट करा गया है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीज 2.5 टाइम्स, मतलब जो आपके पास में ए है और ये दूसरा बी है, तो इसके अंदर जो बी की मोलर कंडक्टिविटी है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, बी की सॉरी, बी की आपके पास में हो रही है 2.5 टाइम्स, ए की जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 25 टाइम्स। ए आपका 25 टाइम्स। अब ज्यादा चेंज किसके लिए आएगा वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा एक्सप्लेन आएगा। तो ज्यादा चेंज जो आएगा वो किसके लिए आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों, क्योंकि उसमें आयंस का नंबर भी बढ़ेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, यहाँ पर आपके पास में उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी आसानी से, तो कंडक्टेंस वहां पर रैपिडली इंक्रीज होगी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का तो इसने क्या पूछा, विच ऑफ द टू इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसका चेंज कम होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जिसका चेंज ज्यादा हो। तो इसके अंदर फाइनल जवाब वो आपका ए है, वो तो हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट।
और बी जो होगा वो आपके पास में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें अगर आपसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूछा है तो आपसे अपोजिट क्या पूछ सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूछता है। तो आपको क्या ध्यान रखना, जहाँ पे चेंजेस कम होगा वो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होगा, जहाँ चेंजेस ज्यादा होगा वो वीक वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो ये आपका 2 है ये भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किस पे बेस्ड है, ये है आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं सबसे पहले तो क्या करना है अपने को, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या दे रखा है आपको, एसएन का दे रखा है कंसंट्रेशन वगैरह और उसकी चेंजेस दे रखा है, हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा है, 1 बार प्रेशर वगैरह, और पीटी इलेक्ट्रोड जो यूज करा है वो दे रखा है, ठीक है। और इनका एसआरपी दे रखा है दोनों का, और लॉग 10 की वैल्यू तो वो तो है ही आपके पास। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपने इसकी इक्वेशन बनाएंगे सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले लिखते हैं हाफ सेल रिएक्शन दोनों, हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन में क्या क्या आएगा, तो एसएन, ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रखा है तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख देते, एसएन एसएन प्लस 2 एक्वस, ये रहेगा आपका सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे वाले की लिखते हैं तो इसमें रिडक्शन है हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा 2s प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2 गैस, और ये एक्वस आपके पास। फाइनल जो सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी एसएन सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस कन्वर्ट इनटू एसएन प्लस 2 एक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है। इस तरीके से फाइनल आपके पास बन गए। तो क्या क्या दे रखा है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10 टू पावर माइनस 2m, SN की दे रखी है 10 टू पावर माइनस 3m, और इसका प्रेशर दे रखा है 1 बार। तो 1 बार तो अप्रोक्स आप 180 m के इक्विवेलेंट पुट कर लेना। सीबीएसई तो यहाँ कुछ ज़्यादा फर्क होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव होता तो आपको ध्यान रखना। और अब इसका क्या करना है अपने को, सबसे पहले ई नोड सेल निकालना है। तो ई नोड सेल के लिए क्या होगा, SOP एनोड प्लस SRP कैथोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये तो एनोड होगा, और ये वाला पार्ट इसमें रिडक्शन हो रहा है, 2s से क्या जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड। अब आपको जो गिवन है वो SN का क्या दे रखा है, SRP दे रखा है। तो एक ही एलिमेंट के SRP और SOP में क्या डिफरेंस होता है, माइनस का डिफरेंस होता है, तो माइनस पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस माइनस दे ही रखा है 0.14 प्लस कैथोड के लिए हाइड्रोजन वाला पार्ट होता तो 0 है, तो ये 0, तो आपके पास कितना आ गया 0.14 वोल्ट। ये इसका ई नॉट सेल आ गया। अब यहाँ पे आप, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे 2 का, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2 मोल, है ना। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ से, देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड, या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला पार्ट करते थे। तो अब देख लीजिए प्रोडक्ट में क्या, H2 गैस दे रखी है, ये तो गैस का तो प्रेशर और आयंस ऑफ सॉल्यूशन उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, SN प्लस 2 के कॉन्सेंट्रेशन इंटू pH डिवाइडेड बाई H प्लस की पावर 2, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 0.14 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी थी 2, ये हो जाएगा लॉग SN की थी 10 टू पावर माइनस 2, और ये आपका 1 डिवाइडेड बाई ना 3 था ये, फिर आपके पास में SN इसका हो गया 2, इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए तो 0.14 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, तो बचेगा कितना 10 टू पावर माइनस 3 ऊपर है, 10 टू पावर माइनस 4 नीचे है, तो 10 टू पावर 1 बच जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ये आपके पास में। तो 0.14 माइनस, अब इस तरीके से ये हो गया, तो log 10 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ये रहा, तो log 10 1 दे रखा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा।
इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये क्या होगा 0.0295, ठीक है। इसका डिफरेंस ले लीजिए, ये 0.144, तो ये कितना है 0.0, इसको अप्रोक्स कितना कर सकते हो 0.3 कर सकते हो, तो मैं 0.3 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बच गया 0.0, ये कितना हो जाएगा 1, तो आपका अप्रोक्स जो आंसर होगा वो 0.11 वोल्ट इसका सेल का ईएमएफ होगा। तो फाइनल जवाब जो मिला आपको 0.11 वोल्ट मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, हाँ, ये कंडक्टिविटी सेल जो आपके पास में जो मेजरमेंट होता है वहाँ पे क्या यूज डायरेक्ट याद करते हैं, तो पीटी इलेक्ट्रोड इसमें यूज करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये कि कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है वो कौन से होते हैं, वो इनवर्ट इलेक्ट्रोड यूज होते हैं पीटी, प्लेटिनम के, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगला, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको एसआरपी की वैल्यू दे देगा या एसओपी की वैल्यू देकर उनकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर आपसे पूछेगा। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके पास में नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन, अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या करेगा, सामने वाले को रिडक्शन करेगा, तो मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट या उसकी पावर हो जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि आपके पास में रिड्यूसिंग पावर, और जो नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसओपी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआर, ठीक। और नेचर ऑफ रिडक्शन अगर बोलोगे तो जो अपने खुद का अपने पास में रिडक्शन हो रहा है, सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, तो वहां पे कर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो आपकी एसआरपी की डायरेक्ट, एसओपी की इनवर्स। तो अपने को यहाँ पे क्या पूछा, रिड्यूसिंग पावर पूछा। अब क्या दे रखा है वो देखो ऊपर, आपके पास में 3 इलेक्ट्रोड से ए बी सी, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ए का कितना दिया 0.68 वोल्ट, बी का दिया -2.54 वोल्ट, और सी का दिया -0.50 वोल्ट, ठीक है। और ये क्या है, अगर एस ई पी दिया तो उसी को क्या बोलते हैं, एस आर पी। तो अब इसमें देख लीजिए, जिसका एस आर पी सबसे ज्यादा होगा उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका, ए का, तो ए तो सबसे कम हो गया, ए सबसे कम है। फिर देखो यहाँ पर कौन है, फिर आपके पास में यहाँ पे सी होगा, और बी की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव, मतलब इसका एसआरपी सबसे कम है, जिसका एसआरपी सबसे कम होगा उसके लिए जो आपके पास में रिड्यूसिंग पावर होगी मैक्सिमम होगी, तो इसका बी सबसे मैक्सिमम होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो जवाब बना वो बन जाएगा आपका सी ऑप्शन, ये करेक्ट। इस पे क्वेश्चन से आपको ऑर्डर पूछ सकता है, या तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का पूछ सकता है या रिड्यूसिंग पावर का पूछ सकता है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो एसओपी के डायरेक्ट, एसआरपी के इनवर्स, और जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो आपके एसआरपी के डायरेक्ट और एसओपी के इनवर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फिर वो उसी टाइप का आ गया, कोलराउस लॉ के। देखिए यहाँ पर Visa diluted the solution of two electrolytes A and B. She observed that lambda m of A increased 28 times. मतलब A के लिए जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 28 टाइम्स आ रहा है। फिर उसके बाद में लैम्डा एम बी का जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, बी का आ रहा है आपके पास में 1.8 टाइम्स। विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने पहले बताया था कि जिसके लिए रैपिडली चेंज आएगा डाइल्यूशन पे, जो आपकी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी वगैरह में है, तो वो कौन होगा, रैपिडली चेंज वाला होगा वीक, और जो स्लो चेंज वाला होगा वो कौन होगा, स्ट्रॉन्ग। तो रैपिडली चेंज किसका है, ए का, ए तो क्या हो जाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो बी होगा वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। फिर नीचे क्या पूछा, जस्टिफाई बाय ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन द बिहेवियर ऑफ ए एंड बी। तो ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि देखो क्या करना है ग्राफ में, एक तरीके से
डे-बाई-हक्कल इक्वेशन है ना, उससे ये ग्राफ ड्रॉ करा गया होगा। तो इधर तो लिखा होगा स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है, और इधर क्या लिखा होगा, इधर लिखा होगा आपका लैम्डा एम। तो दो ग्राफ अपने को यहाँ पे मिलते थे, एक अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही है और एक ग्राफ कुछ इस टाइप का आता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन जा रही है तो किसका होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और जो ये वाला ग्राफ है ये किसका होगा, वीक का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है इसमें, बी, तो ये तो हो जाएगा बी का और ये किसका हो जाएगा, ए का। और ये इक्वेशन आती है किससे, ये आती है लैम्डा एम इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट प्लस लैम्डा इंफिनिटी एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्ट। तो वहां से वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लगा के ये ग्राफ बनता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब हुआ ये। इनका एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे बता दिया है कि ये चेंज क्यों हो रहा है, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इंक्रीज होएगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और साथ साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक होएंगे, तो वहाँ पे रैपिडली चेंज आएगा। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए सिर्फ आपके पास में अल्फा पूरा डिसोसिएट हो चुका है, वो सिर्फ आयंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ेगा, तो वहाँ पे जो चेंजेस होगा वो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। वहाँ पे आपके पास में सिर्फ आयंस दूर हो रहे हैं, आयंस दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, मतलब कैसे भी पूछ सकता है, आपके पास में ग्राफ से पूछ लिया, ग्राफ देके पूछ लेगा कि स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये ग्राफ देके भी कई बार पूछ लेता कि जैसे यहाँ पे ए बी सी डी लिख देगा, फिर पूछेगा कि इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो लगभग सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो आपके पास में पूरा रिवीजन है एक तरीके से, देखिए अभी यहाँ से अगला क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक दिया आपको डाइल्यूट H2SO4 पीटी इलेक्ट्रोड पे, और एक दिया आपके पास में क्यूप्रिक क्लोराइड, ये भी पीटी। पीटी इलेक्ट्रोड देने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं कि वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ से दोनों को 1 बाय 1 करते हो। पहला वाला पार्ट, सबसे पहले क्या करना, अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। इस सर्कल के अंदर आप बना लीजिए जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस वगैरह वो। तो H2SO4 बोला तो H प्लस मिलेगा, SO4 -2 मिलेगा, और H प्लस और मिलेगा कहाँ से, वाटर से। इनका जो सोर्स है वो कौन है, सोर्स है वाटर, और वाटर जो होता है वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इस ऊपर वाले का सोर्स कौन है, एसिड। ये भी कहाँ से मिलेगा आपको, एसिड्स। ये क्या हो गया, इनका सोर्स, ठीक है। जो वाटर से जो भी आयंस मिल रहे हैं उनका अगर मूवमेंट करवाना तो वाटर का मॉलिक्यूल ही जाता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयन ही मूवमेंट करेगा वहां के ऊपर, जो आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल करेगा, ठीक। तो अब देखिए, तो यहाँ पे दो मेन आयन मिले आपको, कौन कौन से हैं, एक तो H प्लस मिला, एक आपके पास में SO4, ये दोनों आयंस आपको मिल गए इलेक्ट्रोलाइट्स। और वाटर से तो अपन कंसिडर करेंगे तो H प्लस जो वाटर से मिलेगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक है। तो यहाँ पे फिर वाटर से सिर्फ अपन क्या एज्यूम करेंगे, OH माइनस। ये क्या है आपके पास में, वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट। तो मूवमेंट करा दीजिए अब आप। सबसे पहले एनोड, एनोड पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज, तो कौन मूवमेंट करेगा, या तो सल्फेट आयन या OH माइनस। तो मैंने बताया था कि जिस आयन की साइज छोटी होगी वो आयन आसानी से माइग्रेट करेगा यहाँ पे। तो आपके पास में सल्फेट और OH माइनस है, तो OH माइनस वाटर से मिल रहा है, लेकिन इसका नंबर कम है, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का ही क्या करना पड़ेगा, अपने को मूवमेंट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास में अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होंगे, और जो रिडक्शन होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो आप वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो ये बन जाएगा H2O कन्वर्ट इनटू 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से देखो, ये -2 के अंदर थी ऑक्सीजन,
और ये किस में आ गया आपके पास में 0 में, किसका क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइज। तो ये प्रोसेस तो हो गया यहाँ पर, यानी डायलूट H2SO4 के अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो पीटी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, तो आपको एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन मिलेगा, O2। अब बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड के अंदर आपके पास में नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पे देखो जी दो ऑप्शन का एक ही ऑप्शन है H+, और उसका सोर्स भी कौन है, एसिड। तो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट के अंदर H+ है। अगर वाटर से कंसिडर करते हैं तो फिर वाटर का मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एसिड है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट H+ का माइग्रेशन कराओगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ये वाले माइग्रेट कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा अपने को H2 गैस। तो फाइनल जवाब क्या हुआ, एनोड के ऊपर तो अपने को मिलेगी O2 गैस, और जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर अपने को मिलेगी H2। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है डायलूट H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट ही हो। ठीक है, सेकंड पार्ट है Q+, तो वो भी कर लेते हैं आगे। देखो यहाँ सेकंड पार्ट के अंदर था आपके पास में एक्वस क्यूप्रिक क्लोराइड, तो उसी तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए एक बार, क्योंकि उससे अपने को आइडिया हो जाएगी कौन कौन से आएंगे। पहले तो इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ब्रेक कर लो, अपने को मिलेगा कॉपर +2 Cl-, और दूसरा अपने पास में क्या मिलेगा H+ और OH-, लेकिन इनका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, ये नेग्लिजिबल होंगे। क्यों होंगे नेग्लिजिबल, क्योंकि ये इनका जो सोर्स है वो कौन है, इनका सोर्स है वाटर, और वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर इन दोनों आयंस में से H+ और OH- में से अगर आपको माइग्रेट करवाना है, तो आप इन आयंस को माइग्रेट नहीं करवा के इसके सोर्स को माइग्रेट करवाते, मतलब वाटर को माइग्रेट करवाना। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा याद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन आता है, कॉपर, Ag, ये 3 मेटल्स आते हैं, इनका SRP हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो कैथोड पे यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा, H+ का, नो के किसका होगा, कॉपर +2 का। तो देखिए यहाँ से एनोड, तो एनोड पे आपके पास में आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव में तो अपने पास में मतलब कौन सा, सॉरी एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें अपने पास में 2 ऑप्शन है Cl- और OH-, तो इनमें से कौन माइग्रेट करेगा, Cl-, क्योंकि OH- थोड़ा सा बल्कि रहेगा, और जो आयनिक मोबिलिटी है वो साइज, हाइड्रेटेड जो साइज है उसके इनवर्स होती है। इस तरीके से यहाँ पे 2 Cl-, सबसे पहले क्या होगा, ये 2 फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट होंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, फिर ये आपस में कनेक्ट होकर क्या बना देंगे, Cl2 गैस। फिर बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे आपका नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव में आपके पास 2 ऑप्शन है जी, कॉपर +2 और H+, तो किसका SRP ज्यादा है अपने पास में, ये ध्यान रखना, कॉपर AgAu। तो यहाँ पे कॉपर +2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर थे वायर के थ्रू, कनेक्टिंग वायर के थ्रू इसको मिल जाएंगे, कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर। इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर एनोड का जो प्रोडक्ट है वो कौन है, वो Cl2 गैस है, और कैथोड का जो प्रोडक्ट है वो कौन है, आपकी कॉपर मेटल। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास में कैलकुलेट द ईएमएफ, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको, और इसमें डायरेक्ट ई नोड सेल दे रखा है आपको। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन सेल की हाफ रिएक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले एनोड वाला पार्ट देखो, एनोड होता है सेल डायग्राम से जो पहले लिखा होता है, तो यहाँ पे Mg solid कन्वर्ट इनटू Mg2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, दूसरा आपके पास में दे रखा है कैथोड, कैथोड दे रखा है कॉपर +2 +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu solid, ये आपका एक्वस और ये भी एक्वस। फाइनल आप बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन कट ही जाएंगे तो क्या बचेगा, Mg solid plus Cu+2 aqueous convert into Mg+2 aqueous plus copper.
अब इनकी कंसंट्रेशन लिख लीजिए। तो Mg+2 की दे रखी है 10⁻³ और कॉपर+2 की दे रखी है 10⁻⁴ और N की वैल्यू आएगी आपकी 2। आइए लिखिए E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सॉलिड वालों को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Mg+2 डिवाइडेड बाई Cu+, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Mg+2 10⁻³ 10⁻⁴ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.71 माइनस 0.0295 और इधर बच जाएगा log 10⁻1। नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी और log 10 कितना दे रखा 1। तो ई सेल आपके पास यहाँ बन जाएगा 2.71 माइनस 0.0, इसको राउंड ऑफ अगर करते हैं तो 0.3 लिख लेते हैं इसको। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस कर लीजिए इसको, तो ये बचेगा 11 में से गया तो ये आपके पास 8, ये कितना हो जाएगा 6, तो 2.68 वोल्ट इसका फाइनल जवाब होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर तो नहीं दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो ये भी आपका क्लियर हुआ। ये भी किस पे बेस्ड था, नॉन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड था पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाँ जी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आ गया आपके पास। देखोगे सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट स्टोर्ड इन जिंक वेसल्स बिकॉज, क्यों, तो देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन आपका स्टैंडर्ड हो गया रेफरेंस, और इसका एसआरपी कितना होता है 0, और जिंक होता है हाइड्रोजन से ऊपर, तो जिंक का जो एसआरपी होगा वो कितना होता है -0.76 वोल्ट। और जो आपके पास सिल्वर है, सिल्वर का अपन लेते हैं 0.80 वोल्ट के आसपास। अब अपने पास में दो ऑप्शन है, क्या क्या, कि जिंक को जैसे पुट करोगे AgNO3, मतलब AgNO3 को उसके अंदर रखोगे तो AgNO3 कन्वर्ट इनटू जिंक +2 प्लस NO3 माइनस प्लस Ag सॉलिड, ये इन दोनों को जोड़ देना तो ZnNO3 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, इन दोनों को कंपेयर करो। इसका ये एसआरपी, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो तो होगा कैथोड, तो यहाँ पे एसआरपी किसका ज्यादा है, सिल्वर का, तो सिल्वर का एसआरपी ज्यादा है, हाई एसआरपी आपके पास में किसका है, Ag का, तो Ag का कैथोड बना तो ये इसका तो होगा रिडक्शन। और जो आपके पास में एसओपी है, मतलब एसआरपी जिसका कम होगा, एसआरपी की टर्म्स में ले लेते हैं, एसआरपी जिसका लेस अमाउंट के साथ जाएगा या लो रहेगा, वो क्या होगा आपके पास में एनोड, और वो कौन है, जिंक, और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में देखो 0 से किसमें चला गया +2 के अंदर, तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो जिंक क्या कर देगा, धीरे 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 जो आपका AgNO3 था उसको उसमें से Ag+ को रिप्लेस करता जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से तो फाइनल अगर अपन लिखना चाहिए इसकी इक्वेशन तो क्या बनेगी, जिंक सॉलिड प्लस 2 AgNO3 convert into zinc NO3 whole twice plus 2 Ag solid, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से जिंक क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है सिल्वर को, तो अपन कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। तो किसमें स्टोर कर सकते हैं, AgNO3 को उस कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं जिसका एसआरपी Ag से क्या हो, ज्यादा। अगर एसआरपी कम होगा तो Ag रिप्लेस हो जाएगा Ag+ जो, तो इस तरीके से आपके पास में क्या है, देख लीजिए इसमें ऑप्शन AgNO3 gets decomposed, Ag+ get reduced, Ag get oxidized, Ag
जिंक गेट रिड्यूस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का तो हुआ ऑक्सीडेशन, सिल्वर का हुआ रिडक्शन, मतलब जो Ag प्लस है, तो Ag प्लस का क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कोलराउस लॉ से। तो कोलराउस लॉ के अंदर देखो, कोलराउस लॉ गिव द फॉलोइंग रिलेशंस, ये आपकी डाइबाई-हक्कल इक्वेशन वाला पार्ट आ गया। तो देखो यहाँ पे कोलराउस लॉ ने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, जो डाइल्यूशन है ये कर देना मैक्सिमम, मतलब इन्फिनिटी कर देना। और आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन और जो वॉल्यूम होता है वो एक दूसरे के इनवर्स होता है। अगर v इन्फिनिटी होगा तो c किधर टेंड होगा, c जीरो की तरफ होगा। और डाइबाई-हक्कल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी m, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, माइनस b या a दे रखा तो a ले लेते स्क्वायर रूट ऑफ c। जब इन्फिनिटी डायलूशन होगा तो इसकी जी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो ये पूरा जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन क्या बन जाएगा आपका, जीरो। जब ये जीरो बनेगा तो लैम्डा m क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। तो ये आपका जवाब होगा। चेक कर लीजिए इसमें कौन सा रिलेशन आपके पास में। और फर्स्ट ऑप्शन ही के अंदर तो आपके पास में 10 टू स्क्वायर रूट ऑफ a दे रखा है, दूसरे में क्या दे रखा है, c 10 टू जीरो। तो b इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि इन्फिनिटी डायलूशन के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं। उस जगह जो भी आपकी कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी, इसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब हुआ आपके पास जी। आगे देखिए नेक्स्ट। अब इसके अंदर आपके पास में है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बता रखा है कि डेल्टा आर जी नॉट ई नो सेट फॉर स्पॉन्टेनियस रिस्पेक्टिवली बी। ठीक है, अगर आपको पता हो तो डेल जी जो है, डेल आर जी नोट जो है वो होना चाहिए नेगेटिव स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब आपको रिलेशन याद होगा, डेल्टा आर जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। सेल ले रहे तो सेल लेना, रिएक्शन ले रहे तो रिएक्शन लेना। अब अगर ये नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कब होगा, एन तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फैराडे कांस्टेंट, तो ई नोट सेल पे डिपेंड करेगा। तो ई नोट सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तभी तो डेल्टा आर जी नोट क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से जो ई नोट सेल है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव। तो ये कंडीशन होगी किसके लिए, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। तो चेक कर लीजिए इसमें क्या है, डेल आर जी नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ये तो कट गया। सेकंड ऑप्शन देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका सी जो आंसर है वो हो जाएगा इसके लिए सही। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए डेल आर जी नॉट ऑलवेज नेगेटिव, ई नॉट सेल ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी कोलराउस लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो देखो क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। एसिटिक एसिड का दे रखा है, लैम्डा एम दे रखी है, लिमिटिंग वाला पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको लैम्डा एम कितना दिया, लैम्डा एम दिया है 50 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा इन्फिनिटी है, मतलब मोलर वाला जो पार्ट, लिमिटिंग मोलर जो दे रखा है कंडक्टिविटी, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 400 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती थी, लैम्डा एम को डिवाइडेड करते थे किससे, इन्फिनिटी एम से, मतलब लिमिटिंग मोलर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 400, तो कितना आएगा, ये 1/8 आएगा। ठीक है, 1/8 आएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.125। अगर परसेंटेज में अगर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 12.5% इस किस्म का फाइनल जवाब होगा। इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या हुआ, कोलराउस लॉ के ऊपर आ रहा है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का जो पार्ट है उसमें आ सकता है, या फिर सेल की जो प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स है उसके अंदर पूछ सकता है, या फिर आपके पास में कंडक्टेंस या फिर
आपके पास में नॉन स्टिक क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे बन रहे हैं, ठीक है। तो वही चीजें आपको करनी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बन सकता है। नेक्स्ट देखो क्या, हाँ ये आ गया आपका जो एप्लीकेशन दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लास्ट में रस्टिंग वाला पार्ट, उसमें से ये क्वेश्चन है। देखो क्या है, यूजिंग द ई नॉट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, आपको दो सब्सटेंस दे रखे हैं पी एंड क्यू, विच बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन, मतलब आयरन की कोटिंग करनी है आपको जिससे उसकी रस्टिंग ना हो। तो देखो यहाँ से, तो P की वैल्यू कितनी दे रही है, P के लिए जो SRP दिया है ये +2 से P, वो दिया है -2.3 वोल्ट, ठीक है। और Q का जो दिया है वो कितना दिया है, SRP वो दिया -0.14 वोल्ट। आयरन का जो दे रखा है ई नोट Fe2+2 से Fe, मतलब इसका भी SRP दे रखा है, वो कितना दे रखा है, -0.44 वोल्ट, ठीक है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो समझो इसमें, ये कोई आपके पास में मेटल रोड है या कोई भी रोड, अब इसके ऊपर क्या कर दिया आपने, कोटिंग कर दी। जैसे मैंने किसी दूसरे सब्सटेंस की इस पे कोटिंग कर दी, ये मेरे पास में बाहर वाला पोर्शन हो गया जो मैंने कोटेड किया, और ये मेरे पास अंदर वाला पोर्शन। ये मैं या तो पी लेना पड़ेगा मुझे या क्यू लेना पड़ेगा, अंदर वाला जो मेरे पास में ये है, ठीक है। अब आपके पास में रस्टिंग में होता क्या है, रस्टिंग के अंदर आपके पास में जो आयरन है ये क्या फॉर्म कर लेता है, एयर वगैरह से मिलकर Fe2O3.XS2, मतलब इसका क्या हो रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन। इसके ऑक्सीडेशन को क्या करना, प्रिवेंट करना, क्या करना, इसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना। ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है आपके पास में, SRP के तो इनवर्स और SOP के इनवर्स। अब इसको अपने पास में देख लीजिए, पहला कॉम्बिनेशन Fe और Q का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं Fe और P का। इसके अंदर इसका जो आपके पास SRP है वो है 0.44 वोल्ट, और यहाँ पे जो SRP है वो कितना है, 0.14 वोल्ट, ठीक है। दूसरा इसके अंदर P का जो दे रखा है वो दे रखा है इतना, और इसका कितना दे रखा है, -0.44 वोल्ट। अब पहले वाले में कंपैरिजन करो कि इसके अंदर SRP अगर कम होगा तो उसका क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे मैंने दे रखा है ये SRP कम हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, वो SOP ज्यादा होगा। इसमें से देखो यहाँ पर SRP कम किसका है, SRP कम हो गया आपके पास में आयरन का, आयरन का कम हुआ तो आयरन का क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। और रस्टिंग में क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन को तो प्रिवेंट करना होता है, तो मतलब क्यों, तो यहाँ फेल हो गया अपने पास। दूसरे में देखो ये रहा SRP, ये तो ये लो SRP है, तो इसका SOP क्या होगा, हाई होगा, SOP हाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो P का तो ऑक्सीडेशन होगा, A का रिडक्शन होगा, तो ये बच जाएगा। तो अपने को किसकी कोटिंग करनी है यहाँ पर, P की कोटिंग करनी है। इस क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब हुआ, अगर कोरोजन से बचाना है आपको तो आपको किसकी कोटिंग करनी है, P की। तो इसमें आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि जो यहाँ पे P क्या होगा, इसमें P का जो SRP है वैल्यू है वो क्या है, लो वैल्यू है एज कंपेयर टू Fe, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में जो P होगा वो तो ऑक्सीडाइज होगा, और जो आपका Fe होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और कोरोजनल रस्टिंग में क्या होता है, Fe का ऑक्सीडेशन होता है, तो Fe का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे आराम से रस्टिंग का जो कोरोजन है वो बच जाएगा। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन है, जैसे ये नॉन स्टिक क्वेश्चन का दे रखा है, फिर वापस क्वेश्चन रिपीट हो रखे, जैसे ये कोरोजन कंसंट्रेशन का वगैरह, सेल का आ गया आयरन का ΔG नोट। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ, आयरन इलेक्ट्रो कंसंट्रेशन ऑफ द
ठीक, ये भी वैसे हाफ इलेक्ट्रोड का, तो इसमें तो हाफ लगेगी, ऐसा कुछ है नहीं। देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 इज 0.01 m। ये आपको इसका SRP दे रखा है, तो देख लीजिए इसकी इक्वेशन बना लो। क्या बनेगी इसकी इक्वेशन? इक्वेशन बनेगी अपने पास आयरन इलेक्ट्रोड Fe+2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस में होगा, ये सॉलिड होगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.01 m दे रखी है। n की वैल्यू 2 आ गई। लास्ट इक्वेशन बना लो। तो E हाफ सेल लगेगा यहाँ पर, या E इलेक्ट्रोड लिख लेना। E0 माइनस 0.0591/2 log Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन। सॉलिड है तो इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे बना जाएगा नीचे। ये कितना दे रखा है आपको? -0.45 और -0. इसको डिवाइड कर लेना, तो ये इतना हो जाएगा। log इसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करो 10⁻², तो माइनस माइनस क्या होगा? सामने आ जाएगा। तो 0.05 ये हो जाएगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना, तो वापस वही वैल्यू बन जाएगी 0.0591। अब इसको 0 है यहाँ पे, इसको अब सोल्व कर लीजिए। कितना हो गया? 0.05 प्लस इसको ले लेता हूँ 0.06 राउंड ऑफ करके 9, तो यहाँ से लिख लो 0.05 ये माइनस का प्लस 0.06, तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा आपके पास में? 9 और ये 3, तो आपका फाइनल जवाब हुआ -0.391। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये जवाब। तो मतलब नेक्स्ट ईयर उसी के घूम घाम के वही क्वेश्चन आपके बनते जा रहे हैं। ये आपके पास में एक्वस NaCl का हाइड्रोलाइसिस हो गया कि किस तरीके से आप किसको हाइड्रोलाइज करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये फेराडे लॉ का आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हो रहा है, तो देखिए यहाँ से 1 मोल ऑफ MnO4 है, तो इसमें इक्वेशन आंसर तो देखा आपको सिंपल सा कि कितने मोल। इसकी जो इक्वेशन होती है एसिडिक मीडियम के अंदर, ये बनता MnO4 माइनस प्लस 8H++5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Mn+2 + 4H। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो टोटल क्या पूछा आपसे? स्टेट द फेराडे लॉ स्टेट। फेराडे का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बनाता है, वो तो क्या था? W डायरेक्टली Q। ठीक, तो वो तो आप बना सकते हो। इसके अंदर तो कुछ होगा नहीं कि फेराडे का फर्स्ट लॉ जो होगा कि डिपॉजिटेड जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर या उसकी मोल्टन स्टेट में आप क्या करो? चार्ज पास आउट करो एट कांस्टेंट P। ठीक, ये आपके पास में सेकंड फेराडे इज रिक्वायर्ड हाउ मेनी चार्ज इन फेराडे। तो आप देख लीजिए ये उसका 1 मोल है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन से, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 फेराडे। तो आपके पास कितने आ गए? 5 मोल इलेक्ट्रॉन है। 5 मोल से तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 5 फेराडे इसका फाइनल जवाब होगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो क्वेश्चन थे मेन ये हो चुके हैं। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन है, तो आप ये PDF कहाँ से ले सकते हो? PDF आपको मिलेगी इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।